नमस्कार। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स, यूट्यूब व्यूअर्स एंड पॉडकास्ट लिसनर्स, आज हम इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर दूसरी कड़ी शुरू कर रहे हैं जो 1951 के फर्स्ट अमेंडमेंट से शुरू हुए थे और बहुत क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक एक करके ईयर वाइज केस को लेंगे और आपको बड़ा मज़ा आएगा। गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, देन वामन राव, मिनर्वा मिल्स वगैरह वगैरह। तो इनको याद करने का क्या तरीका है? तो एक तो अगर आपने ठीक से ईयर याद रखे हैं, साल, तो आपको अपने आप क्रोनोलॉजी पता लग जाएगी कि कौन पीएम थे। नेहरू जी थे 64 तक, देन एक कमज़ोर पीरियड रहा मिसेस गांधी का 67, 68, 69, 70, फिर 70 में के 71 में जो इलेक्शन कराए तो उससे बिल्कुल पासा पलट गया। तो फिर वो क्रोनोलॉजी शुरू होती है और उसके बाद किस तरह से कि एक अमेंडमेंट किया तो इंडिविजुअल राइट के अगेंस्ट जो सिटीजन है वो वायलेशन के अगेंस्ट कोर्ट में पहुँचे, हाई कोर्ट से जनरली रिलीफ नहीं मिला तो आर्टिकल 32 में जो पार्ट 3 में है उसमें सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और वहाँ उनको अमेंडमेंट के अगेंस्ट या तो रिलीफ मिला या नहीं मिला। फिर अमेंडमेंट जो हुआ और जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हुए, जजमेंट हुए, उसके खिलाफ भी कुछ आवाज़ें उठी क्योंकि समाजवाद के खिलाफ या रोड़ा अटकाने वाले हो गए समाज सुधार में, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो एजुकेशन की राइट टू इक्वलिटी हो या प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन हो। इन सब में यानी कि जो मैंने बताया कि पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स हैं और पार्ट 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उनमें कुछ समानता का वो रहे, एक बैलेंस रहे, चेक्स एंड बैलेंसेस रहे। तो सुप्रीम कोर्ट में कोई ऑर्डर अगर हुआ तो फिर वो वापस कर लिया और रिवर्ट कर दिया पार्लियामेंट में। तो ये लड़ाई चलती रही और इसी पर सवाल आते हैं, प्रिलिमिनरी में आते हैं कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर कब से शुरू हुआ, वामन राव से शुरू हुआ या गोलकनाथ से शुरू हुआ, और 3-4 ऑल्टरनेटिव देते हैं, फिर कॉम्बिनेशन देते हैं। तो मल्टी जो चॉइस क्वेश्चंस हैं उसको बड़े समझदारी से करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एक बार फंडा आपके क्लियर हो गए कि कैसे समझना है केस को, कौन से पीरियड का है, तो आपको बिल्कुल ये बहुत आसान लगेंगे। इसी तरह जब लॉन्ग आंसर मेन आंसर शीट पे लिखते हो तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ लिखनी है, क्या नहीं लिखनी है। तो ज़्यादा आर्टिकल्स के चक्कर में नहीं जाना है, राइट्स के चक्कर में जाना है। इसी तरह नंबर ऑफ अमेंडमेंट कौन सा था वो अगर याद रहे अच्छा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के केसेस याद रखना बड़ा ज़रूरी है। अब क्रोनोलॉजी में अगर मैं लूँ तो 1950 में कामेश्वर सिंह वाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट का वायलेशन स्वीकार नहीं किया। उसकी वजह से नेहरू जी को फर्स्ट अमेंडमेंट लाना पड़ा और एक ऐसा अमेंडमेंट लाना पड़ा शेड्यूल 9 के भाई ताकि कोर्ट उसको समाजवाद और लैंड रिफॉर्म्स, एग्रेरियन रिफॉर्म्स को देखते हुए कोई जो ऑर्डर है वो सरकार के डिसीजन के खिलाफ ना दे दें। फर्स्ट अमेंडमेंट शेड्यूल 9 जो शेड्यूल 9 में रख दिया तो वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर हो गया। तो यहाँ तक हमने सज्जन सिंह के 1965 तक कवर कर लिया था। अब यात्रा शुरू होती है कि आगे की जर्नी। तो आगे की जर्नी किस तरह शुरू होगी, बड़ा मज़ेदार वो है कि आपको अब आप देखेंगे कि 67 में जो गोलकनाथ केस आया, और वो क्यों आया, क्योंकि उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए और अमेंडमेंट जो हुए तो उसके बिना पर जैसे 17th अमेंडमेंट है और इस तरह से जो शुरू हुए प्रॉपर्टी राइट के बारे में, तो गोलकनाथ केस आया। फिर धीरे धीरे शुरू हुए तो मिसेस गांधी जी ने जब पावर संभाली तो वो कमज़ोर जो बैसाखियों पे चल रही थी डीएमके के साथ और बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं थी। तो जब गोलकनाथ केस हुआ कि जो पंजाब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट
लैंड सीलिंग में जो गोलकनाथ केस में जजमेंट आया वो 10:1 के रेशो वाला था, सिवाय अजीत नाथ रे के अलावा सारे उसमें अगेंस्ट थे। उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी पक्का रखा सज्जन सिंह केस को और शंकरी प्रसाद को रिवर्स कर दिया। ये कहा कि जो आर्टिकल 13 है वो कंट्रोल करता है आर्टिकल 368 जो अमेंड करने की पार्लियामेंट की पावर्स को। इसका मतलब ये कि आप आर्टिकल 13 को बाईपास नहीं कर सकते, ये गोलकनाथ का था। अब सारे जो राइट टू प्रॉपर्टी वाले थे वो जो एग्रीरियन रिफॉर्म्स यहाँ ऑलमोस्ट उनको झटका लगा। उसके बाद मिसेस गांधी ने सोचा कि देश में इक्वलिटी आनी चाहिए, इकोनॉमिक इक्वलिटी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हैव नॉट्स के पास नहीं है उनको दिया जाए। तो उन्होंने देखा कि बैंक्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है सुधार लाने में, और उन्होंने जो टॉप के 14 बैंक्स थे उनको नेशनलाइज किया। वो 1969 में शुरू हुई जर्नी। तो ये जो शुरू हुई उसके बाद उन्होंने एक प्रीवी पर्स को ख़त्म किया। राजाओं को अधिकार मिले थे जब 1947 में और 49 में उनको कुछ प्रॉमिस किए गए। सरदार पटेल जी ने कहा कि ये अधिकार आपके पास रहेंगे, आपके पास टाइटल्स रहेंगे, आपके पास पर्क्स रहेंगे, वो इंटरेस्ट वो टैक्स फ्री होंगे। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में नियत आ जाते। 366 के आर्टिकल 22 में डेफिनेशन थी रूलर्स की, ये सब थे। तो इसको ख़त्म किया। अब लेकिन हुआ क्या कि ये नेशनलाइजेशन के अगेंस्ट आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये कोर्ट में गए, और कूपर का केस नानी ए पालकी वाला, ये वर्ड याद रखिए, ये महान जूरिस्ट थे, उनके बराबर का कोई जूरिस्ट नहीं हुआ। और हमारे सबसे बड़े केसेस को, चाहे वो गोलकनाथ हो, गोलकनाथ को छोड़कर ये बैंक नेशनलाइजेशन, प्रीवी पर्स, केशवानंद भारती और आगे के केस सारे इन्होंने लड़े और लगभग अपने फेवर में इनके डिसीजन आए। तो नेशनलाइजेशन में आरसी के ऊपर में उन्होंने ये कहा कि जो कंपनसेशन है वो इक्विटेबल होना चाहिए। तो उन्होंने उसको जो इनका ये जो उन्होंने बैंक को नेशनलाइज करने का सिंपल मेजोरिटी से किया था, रिवर्स कर दिया। अब प्रीवी पर्स में माधवराव सिंधिया का केस था, वो भी नानी भी पालकी वाला ने लड़ा, उसको भी इन्होंने रिवर्स कर दिया कि आप राजाओं के अधिकार नहीं ले सकते। ये बड़ा सीरियस मैटर था, क्योंकि नानी ये पालकी वाला वो अपने जी जान से उन्होंने एक केस लड़ा और उन्होंने कहा कि जो प्रॉमिस हमारे फोर फादर्स ने किए हैं वो आप कैसे नकार सकते हैं, जस्ट कि आपको ये कुछ पैसा बचाना है। तो वो केस भी इन्होंने कहा कि आप ये अधिकार राजाओं के नहीं छीन सकते। तो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एक्वायरिंग प्रॉपर्टी 31A और B जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, वो उनको कहा कि उसमें ये गलत स्टेप्स हैं। अब मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर बाई 1969 प्रेशर में आ गई, क्या करें, सब काम रोक दिए। उन्होंने 72 में इलेक्शन होने थे, उन्होंने प्रेसिडेंट से एक ऑर्डर करा के जो पावर थी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और इलेक्शन होल्ड कराए। इलेक्शन में 352 की मेजोरिटी से जीती और राज्यों में भी जीती, और नतीजा ये हुआ कि अब उन्होंने, चूँकि बांग्लादेश को जिता चुके थे, रशिया से पैक्ट हो चुका था 25 साल का, और सबको अमेरिका और चाइना इसके खिलाफ उनके बड़े स्ट्रॉन्ग पीएम कहलाने लगे थे। अब उन्होंने एक एक करके सबको निपटाना शुरू किया। सबसे पहले 24वां अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें जो गोलकनाथ केस का रिवर्स किया। क्या रिवर्स किया, अब आप देखिए क्रोनोलॉजिकल चलेंगे तो गोलकनाथ केस सरकार के खिलाफ प्रॉपर्टी के राइट को बरकरार रखा। अब उसको उलट किया, उसमें इन्होंने सबसे पहले लाई थी 13 और 368 की। शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह में ये रखा था कि 13 और 368 बराबर चलते हैं और 368 कंट्रोल करता है। यहाँ 24वें संशोधन में उन्होंने कहा कि आर्टिकल 13 में
एक क्लॉज ये ऐड कराया 13(4) के दिस डज नॉट हैव एनी रिलेशनशिप विद आर्टिकल 368, यानी कि अगर 13 आर्टिकल को चेंज होता है तो 368 पर नहीं असर होगा। इसी तरह अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 368 में एक क्लॉज ऐड किया कि इट हैज़ नो रिलेशनशिप विद आर्टिकल 13, तो दोनों को इंडिपेंडेंट कर दिया। और इसका मतलब कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं इवन इफ देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये गोलकनाथ ने निपटाया। अब नेशनलाइजेशन जो बैंक का था उस केस को निपटाया ये कहकर कि 39A और B जो DPSP हैं उनमें अगर कोई उनके ध्यान में रखते हुए अगर कोई लॉ लाया जाता है एग्रेरियन, लैंड रिफॉर्म, प्रॉपर्टी का, तो वो चाहे वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है फिर भी वो वैलिड होगा। यानी कि DPSP वो ऊपर आ गए हैं फंडामेंटल राइट से। ये 25वां 26वां जो संशोधन किया उसमें माधवराव सिंधिया जी के केस में उसमें रूलर की डेफिनेशन बदल दी कि जो रूलर है नहीं, जो थे उनके पर्स खत्म कर दिए, उनके टाइटल्स वो सब खत्म कर दिए और उनको अब आपने देखते हैं कि होटल्स वगैरह जितने हेरिटेज होटल्स हैं वो महल थे पहले, क्योंकि उनकी जो पर्स हैं प्रीवी पर्स है वो ख़त्म हो गए। उसके बाद एक और अमेंडमेंट आता है, अमेंडमेंट नंबर 29 केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। इसमें जो मठ थे शंकराचार्य जो केरला के थे उनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज थी और मठ से बड़े बिजनेस चलते थे, उनको उन्होंने सेक्शन इसमें अमेंडमेंट करके शेड्यूल 9 में रख दिया, यानी कि आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हो गए वो। तो ये केस फिर वही जैसे कूपर और माधवराव जी गए थे, इस बार केशवानंद भारती जी को बताया नानी पालकीवाला जी ने कि ये केस जो है वो पलट हो सकता है अमेंडमेंट। तो 29th अमेंडमेंट के अगेंस्ट जो है केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये आया 1973 में जजमेंट आया। इसने बहुत से नई चीज़ें की, हालांकि इसमें जो 24वां 25वां और इवन 29th अमेंडमेंट को जो हो गया सो हो गया, यानी राइट टू प्रॉपर्टी चला गया, बैंक नेशनलाइजेशन हो गए, प्रीवी पर्स खत्म हो गए, वो सब तो मान लिया, यानी केशवानंद भारती केस तो हार गए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात हुई जो जस्टिस मुधोलकर ने सज्जन सिंह, याद होगा आपको केस, सज्जन के केस में कही थी कि भाई कुछ बेसिक स्ट्रक्चर नाम की चीज़ है, जो बेसिक फीचर USA में कॉन्स्टिट्यूशन में है और इसी तरह पाकिस्तान में जस्टिस कार्लिनिस ने एक जजमेंट दिया था, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक ये लाए कि बेसिक स्ट्रक्चर हैज़ टू बी मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट हैज़ नो अनलिमिटेड पावर्स। इसका फिर नतीजे बाद में भी आएंगे कितनी लिमिटेड कितनी नॉन लिमिटेड पावर्स हैं। तो अब ये इस सेकंड वीडियो में यहाँ तक रखते हैं कि केशवानंद भारती केस में ये सब फैसले हुए और एक बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी शुरू हुई और उसका डेट ऑफ जजमेंट थी 24 अप्रैल 1973, बर्थडे ऑफ सचिन तेंदुलकर। इस तरह से याद रखिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है फ्यूचर में भी। नमस्कार फ्रेंड्स।